गुरुदेव हमारी सारी सारी परेशानियों को वो अपने ऊपर ले लेते हैं और हमको किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको आप उनके बीच में रख सकते हैं। तो उसके पश्चात हमारा जो प्रथम विषय आज का प्रशिक्षण का है वो है व्यक्तित्व निर्माण के सूत्र। आप जब वहाँ जाएँगे तो इस बात को ज़रूर इस विषय को सबसे पहले ही लेना है। जैसे यहाँ पर हो रहा है ना, वैसे पहले ही लेना है और इस क्रम में उनसे चर्चा करनी है। यदि आप अपने जीवन में ऊँचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं, आप हर दृष्टि से समर्थ हैं और अ, एक व्यक्तित्ववान व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो कुछ सूत्रों को अपनाने की आवश्यकता है। वो सूत्र क्या-क्या हैं? बताएँगे। गुरुदेव कहते हैं कि मकान बना लेना सहज है, बाँध और पाठशाला बनाना भी अगर आर्थिक व्यवस्था हम कर लें, तो वो भी आसानी से निर्माण किया जा सकता है। सबसे कठिन काम यदि है, तो वो है खुद का निर्माण करना, स्वयं का निर्माण करना। जो जितना कठिन है, उतना महत्वपूर्ण भी है। इसलिए व्यक्तित्व का निर्माण करना, खुद का निर्माण करना, ये सबसे हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। और यदि एक बार व्यक्तित्व का निर्माण हो गया, तो चाहे आप किसी भी स्थिति में रहें, चाहे आप ऊँचे पोस्ट में ना भी हों, चाहे आप ऊँचे पद पे ना भी हों या आपके पास धन भी ना हो, लेकिन आपका व्यक्तित्व शानदार है, तो सब ओर से आपको सम्मान मिलेगा। समाज में हर तरफ आपको श्रद्धा भरी निगाह से देखा जाएगा, अगर आपका व्यक्तित्व शानदार बन गया तो। जीवन का ये मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, व्यक्तित्व का निर्माण करना। आप मेहनत करते हैं डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए और वकील बनने के लिए, जो भी आप लक्ष्य तय अपने जीवन में तय किए रहते हैं, लेकिन थोड़ा-सा मेहनत इस दिशा में भी करें, व्यक्तित्व के निर्माण के लिए। और यदि इस पर सतत आप लगे रहेंगे, तो निश्चित रूप से एक शानदार व्यक्तित्व के धनी आप बन सकते हैं और व्यक्तित्व के धनी बनेंगे, तो फिर आप जान सकते हैं कि आपका कितना शानदार समाज में स्थान होगा, जिसका ज़िक्र हमने पहले किया आपसे। अगला है मनुष्य के 4 प्रकार, गुरुदेव ने कहे हैं प्रज्ञा पुराण कथा में, उनका ज़िक्र करना है। मनुष्य के 4 प्रकार हैं। एक तो है नर पिशाच, दूसरा है नर पशु, तीसरा है नर मानव और चौथा है महामानव। नर पिशाच जो दूसरों को परेशान करता है, कष्ट देता है और खुद खुश होता है, स्वयं खुश होता है। उसको ज़रा भी उसके प्रति संवेदना नहीं होती, जिसको कष्ट दिया है, बल्कि उल्टा हँसते रहता है। उसको कष्ट अगले को कष्ट देकर के उसको खुश होता है खुद और हँसता है, प्रसन्न होता है। ऐसे लोगों को नर-पिशाच की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा है नर-पशु, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने और अपने परिवार तक सीमित रहता है। पड़ोस में क्या हो रहा है, दूसरों के साथ क्या हो रहा है समाज में, इससे कोई लेना-देना, ना कोई सहायता करता। सिर्फ़ अपने तक सीमित रहते हैं, जैसा कि पशु होते हैं। तो इस प्रकार के जो मनुष्य होते हैं, उनको नर-पशु कहा जाता है। और तीसरा है नर-मानव, जो मनुष्य तो हैं, लेकिन उनके अंदर मनुष्यता भी है। अर्थात जो अपने समय का, धन का, अपनी प्रतिभा का एक अंश दूसरों के लिए भी लगाते हैं। अपना भी ख्याल रखते हैं, अपने परिवार का भी ख्याल रखते हैं और दूसरों के लिए भी अपने धन, समय और प्रतिभा का एक अंश लगाते हैं। ऐसे मानव को नर-मानव कहा जाता है। और चौथा है महामानव, यानी कि जिसका हर क्षण दूसरों के लिए जो जीते हैं, जिसका हर क्षण दूसरों के लिए होता है, अपनी धन, प्रतिभा, समय सब कुछ दूसरों के लिए लुटा देते हैं, समाज के लिए समर्पित कर देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं, जिनका पूरा जीवन ही समाज के लिए होता है। ऐसे लोगों को देव मानव या महामानव की श्रेणी में रखा गया। ये 4 प्रकार हैं। तो इसमें चारों प्रकार में हम अपनी समीक्षा करें कि हम किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, किस प्रकार में आते हैं और निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करें। महामानव की श्रेणी तक पहुँचने की कोशिश करें। नहीं तो कम से कम हम नर मानव की श्रेणी में तो आ ही जाएँ।
तो इसके लिए महामानव की श्रेणी तक जाने के लिए, जो महामानव की श्रेणी तक पहुंचते हैं उन्हीं का व्यक्तित्व समग्र व्यक्तित्व होता है। समग्र व्यक्तित्व का निर्माण करने के पश्चात वो व्यक्ति जो है महामानव की श्रेणी में जा पहुंचता है। और भाइयों बहनों, समग्र व्यक्तित्व के निर्माण के लिए गुरुदेव ने 4 सूत्र बताए हैं। आप सबको जानते हैं, मैं बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, आप वहां पर रखिएगा इस बात को, लेकिन वहां भी ज्यादा व्याख्या नहीं करना है, संक्षिप्त में बात को रखना है, क्योंकि हमारे पास 3 विषय होंगे। प्रथम गोष्ठी में 6 विषय होंगे और 6 विषय को हमको उनके बीच में रखना है, जो 6 विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो जो सूत्र है, 4 सूत्र, पहला क्या है? साधना, दूसरा स्वाध्याय, तीसरा संयम और चौथा है सेवा। तो ये 4 सूत्र हैं। साधना के अंतर्गत 2 चीजें हैं, पहला है उपासना और दूसरा है जीवन साधना। उपासना के अंतर्गत जिस प्रकार से मोबाइल डिस्चार्ज होता है, उसको चार्जिंग करने की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी भगवान के पास बैठने की आवश्यकता पड़ती है, चार्ज होने के लिए। जिस भगवान ने हमको भेजा है, जिस परमात्मा के हम अंश हैं, उसके पास थोड़ी देर बैठें और उनकी शक्ति को प्राप्त करें, गायत्री मंत्र का जप करें और उसके माध्यम से शक्ति, यानी कि वो पावर हाउस है, उसके साथ हम अपना कनेक्शन जोड़ें। जब पावर सप्लाई होगी तो हमारे जीवन का अंधकार भी नष्ट हो जाएगा, हमारे जीवन में प्रकाश आएगा। जैसे बत्ती जलती है, बल्ब जलता है, उसका कनेक्शन भी काट दिया जाए तो क्या होता है? बुझ जाता है, अंधेरा हो जाता है। उसी प्रकार से आज हमारे जीवन में जो अंधेरा है, सिर्फ इसलिए कि हमारा पावर हाउस के साथ कनेक्शन नहीं जुड़ता है। अगर जुड़ जाए तो पावर सप्लाई होगी और जीवन में प्रकाश ही प्रकाश। तो ये उपासना, गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जप करना, इस पर जोर देना। और दूसरा है जीवन साधना। जीवन साधना में अपने आप को ठीक कर लेना, अपने दोष दुर्गुणों को दूर करके श्रेष्ठ गुणों को धारण करना। जीवन साधना के अंतर्गत 4 चीजों को अपनाना पड़ता है। पहला है आत्मनिरीक्षण, अपना निरीक्षण करना, शांत चित्त होकर के अपने आप को देखें और निरीक्षण करें कि हमारे अंदर क्या क्या बुराई है, क्या क्या दोष है, क्या क्या कमियां हैं। यह है आत्मनिरीक्षण। इसके पश्चात जब कमियां हमको पता चल जाता है तो दूसरा होता है कि साधना, जीवन साधना के अंतर्गत बता रहे हैं, दूसरा होता है आत्मशोधन या आत्म परिष्कार। यानी कि जब हमको पता चल जाता है कि अमुक बुराई हमारे अंदर है, तो उसको परिष्कार करना है, उसको त्याग देना। शोधन, आत्मशोधन, इसको आत्मशोधन या आत्म परिष्कार, उसको छोड़ देना। और तीसरा है आत्मनिर्माण। अब जब छोड़ दिए, बुराई जो हमारे अंदर था उसको छोड़ दिए, और वो जगह खाली हो गया, उसको भरने तो अच्छे गुणों से उसको भरें, श्रेष्ठता से उसको भरें, अच्छे कार्यों से उस जगह को, खाली जगह को पूरा करें। तो इस प्रकार से सद्गुण हमारे अंदर आएंगे, कि आत्मनिर्माण हुआ। और इसके बाद अगला है आत्मविकास। आत्मविकास यानी हमारे अंदर जो सद्गुण है, जो प्रतिभा है, जो ज्ञान है, वो दूसरों को फैलाएं, समाज को दें, दूसरों को बताएं। तो ये आत्म माने वसुधैव, सारे विश्व को अपना परिवार माने, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का जब हमारे अंदर विकास होता है, तब हमारा आत्म विकास होता चला जाता है। इस प्रकार से साधना, उपासना और जीवन साधना के अंतर्गत, साधना के अंतर्गत ये दोनों चीजें। दूसरा स्वाध्याय। स्वाध्याय की महत्ता को सभी कोई जानते हैं। स्वाध्याय मन प्रमादः, माने स्वाध्याय में प्रमाद मत करें, ना करें। जिस प्रकार से हमको खाना जरूरी है, जिस प्रकार से हमको सोना जरूरी है, जिस प्रकार से दिनचर्या के एक अंग के रूप में इसको भी जरूरी मान करके अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। क्योंकि हमारे विचारों में नाना प्रकार की गंदगी आती रहती है। एक दिन में 24 घंटे में 60,000, लगभग 60,000 विचार आते हैं मस्तिष्क में, और उसकी धुलाई होनी जरूरी है। क्योंकि अगर धुलाई नहीं करेंगे तो गंदगी, कचरा जो है जमा रहेगा, विचार दूषित होंगे और हमारा जीवन जो है वो कहीं का कहीं चला जाएगा। इसलिए मलिनता को दूर करने के लिए साबुन की तरह स्वाध्याय जो है काम करता है। तो स्वाध्याय अवश्य करें। गुरुदेव के बहुत सारे साहित्य हैं, उनका अखंड ज्योति पत्रिका, युग निर्माण पत्रिका, इसका स्वाध्याय करें। तीसरा है संयम। संयम
यानी रोकथाम, रोकथाम करना, अपने शक्तियों का रोकथाम करना, शक्तियों के अपव्यय को बचाना और उसको श्रेष्ठ कार्यों में लगा देना, ये होता है संयम। अब इस संयम के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 चीजों का संयम होता है, 4 संयम होते हैं जिसको हमको ध्यान में रखना है। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम और समय संयम, और चौथा है विचार संयम। इंद्रिय संयम के अंतर्गत 2 इंद्रिय जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका संयम करने से हम बहुत ही शक्तिशाली, अंदर से स्ट्रांग बन जाते हैं, शक्ति संपन्न बन जाते हैं। स्वादेंद्रिय और कामेंद्रिय, ये 2 चीजों का संयम करने की आवश्यकता है। और दूसरा है अर्थ संयम, धन का संयम करें। जिस प्रकार से क्षण क्षण का सदुपयोग कर आदमी विद्वान बनता है, उसी प्रकार से कण कण का सदुपयोग कर आदमी धनवान बनता है। धन को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप मिशन का भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अनावश्यक खर्च से बचें। कोई भी खर्च करने के पहले आप सोचें कि क्या इसके बगैर हमारा काम चल सकता है, अगर नहीं चल सकता तो ही उसको उसके लिए खर्च करें। तो इस प्रकार से ये धन का संयम, अर्थ संयम हुआ। समय संयम, 24 घंटे का समय भगवान ने हर किसी को दिया हुआ है, तो हमें भी मिला हुआ है वो समय, तो हम इस समय के कण कण का सदुपयोग, क्षण क्षण का सदुपयोग करें और अपने जीवन को ऊंचा उठाएं, क्योंकि जीवन का, गुरुदेव कहते हैं ना, जीवन का नन्हा सा क्षण भी नष्ट न होने पाए। बड़ा अनमोल जीवन है, बार बार मिलता नहीं है, तो इसका सदुपयोग करें। तो इस प्रकार से समय संयम, और अंतिम है विचार संयम, विचारों का संयम करना। विचार, हम न जाने क्या क्या सोचते विचारते रहते हैं, जिसके कारण हमारी शक्तियां जो है क्षरित होते रहती हैं। विचार जो है यदि एक जगह एक लक्ष्य पर जुड़ जाए तो ठीक उसी प्रकार से काम करता है, जिस प्रकार से एक उत्तल लेंस होता है, एक लेंस, और सूर्य की जो किरणें हैं, बिखरी हुई किरणों को एक जगह सेंट्रलाइज कर देता है, और जिसका परिणाम ये होता है कि बिखरी हुई किरणों में कोई खास ताकत नहीं होती है, लेकिन उन्हीं किरणों को इकट्ठा कर दिया जाए, एक बिंदु पर फोकस कर दिया जाए, जो लेंस करता है, तो वही एक बिंदु पर फोकस करने से वहां पर आग पैदा कर देता है, इतनी सामर्थ्य आ जाती है। उसी प्रकार से हम विचारों को, अपने विचारों को लक्ष्य पर केंद्रित करें और उसी के ऊपर चिंतन करें, तो निश्चित रूप से उसके बहुत ही चमत्कारी परिणाम प्राप्त होंगे। तो ये हुआ विचार संयम। इस प्रकार संयम के अंतर्गत हुआ इंद्रिय, अर्थ संयम और विचार संयम। और अगला है, अंतिम है सेवा। सेवा बहुत आवश्यक है, क्योंकि सेवा के बिना तो दुनिया चल नहीं सकती। हम इतने बड़े हुए हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं, तो दूसरों की सहायता के बगैर हम नहीं पहुंच सकते थे। पढ़ाई लिखाई किए, बचपन में जब से पैदा हुए हैं हम, तब से माता पिता का सेवा लिए, फिर आगे बढ़े, पढ़ने गए, गुरुजनों का सेवा लिए, मित्रों का सहयोग लिए, और न जाने कितने अपने वरिष्ठों का सहयोग मिला, तब हम यहाँ पर पहुंचे हुए। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी सेवा का काम करें, तो उस ऋण से हम ऋण हो सकते हैं। इसलिए मित्रों, सेवा बहुत जरूरी है। सेवा बिना, जितने भी महापुरुष हुए हैं, सबने सेवा धर्म को अपनाया है। तो ये 4 संयम, 4 सूत्र हैं, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। इस प्रकार से समग्र व्यक्तित्व के निर्माण के 4 सूत्र हैं। इसमें एक भी ऐसा नहीं है जिसे छोड़ा जाना चाहिए, एक भी ऐसा नहीं, क्योंकि किसी को भी आप छोड़ेंगे तो समग्र व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो पाएगा। जैसे मकान बनाते हैं तो 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, ईंट की जरूरत पड़ती है, सीमेंट की जरूरत पड़ती है, लोहे की जरूरत पड़ती है और लकड़ी की जरूरत पड़ती है। अब आप बताएं कि इन चारों में से यदि कोई भी एक चीज पे यदि आप छोड़ देंगे तो मकान बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। ठीक उसी प्रकार से 4 सूत्र गुरुदेव ने जो दिए हैं, उसको अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से हमारे समग्र व्यक्तित्व का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से ये व्यक्तित्व निर्माण के सूत्र के बारे में जानकारी देनी है और उनको एहसास कराना है कि वास्तव में व्यक्तित्व निर्माण के सूत्र जो गुरुदेव ने दिया है, वो अपनी पर्सनालिटी को निखारने का, अपने व्यक्तित्व को शानदार बनाने का कितना शानदार प्रक्रिया है। कि सूत्र के रूप में गुरुदेव ने दिया है। सूत्र बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उसका चमत्कार बड़ा होता है। आप गणित में भी देखते हैं, सूत्र होते हैं, बड़े बड़े सवाल जो है छोटे छोटे सूत्र से बिल्कुल चुटकी बजाते हल हो जाता है। ऐसे ही सूत्र हैं, इन सूत्रों को अपनाएं और अपने जीवन को ऊंचा उठाने का, अपने व्यक्तित्व को शानदार बनाने का हर संभव प्रयास करते रहें।
तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सार्थक होगा। और समाज में जब हमारा व्यक्तित्व अच्छा रहेगा तो हम जो कुछ भी बोलेंगे, समाज में जहाँ भी जाएंगे, चाहे गुरुदेव के काम से हो, चाहे किसी भी काम से हम आगे जाएंगे, तो हमारे बातों का उस पर प्रभाव पड़ेगा। व्यक्तित्व ही यदि नहीं है, खुद का निर्माण नहीं हुआ है, तो आप कुछ भी बोलो उसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इस बात को बहुत जोर दे करके बोलना है गोष्ठी में, ताकि उसको अपने जीवन में जानते सभी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते, सब जानते हैं। गुरुदेव से बहुत पुराने सब जुड़े हुए हैं, जानते हैं, लेकिन जब तक उसकी गंभीरता का एहसास नहीं कराया जाता तब तक वो अपने जीवन में उसको अपनाता नहीं है। तो हमको वही काम करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला हमारा जो विषय है वो कंप्लीट होता है। इसके पश्चात अगला विषय के प्रशिक्षण के लिए, जानकारी देने के लिए मैं आदरणीय हमारे बहुत ही जाबाज कार्यकर्ता हैं परम पूज्य गुरुदेव के, हमारे चंपेश्वर जी भाई साहब, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो नारी जागरण के विषय में जानकारी प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय चंपेश्वर जी भाई साहब। हेलो, हाँ आवाज आ रहा है भैया? हाँ आ रहे हैं जी, आ रहा है जी। प्रणाम भैया। हाँ जी। आज के इस कार्यशाला में, प्रशिक्षण कार्यशाला में जुड़े हुए सभी आत्मीय भाइयों बहनों, आप सभी को सादर प्रणाम। अभी आदरणीय गुप्ता भैया जो है उनका आप सभी सुन रहे थे, जो व्यक्तित्व निर्माण के जो 4 सूत्र है जिस पर उन्होंने बहुत ही गहराई से हम सबको जानकारी दिए हैं, और इसको सब लोग भी जानते हैं। जिस दिन जब से हम दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद में जब से हम इस रूटीन में आते हैं, तब से सभी लोग जानते हैं कि हमारा रोज का रूटीन रहता है साधना का। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, ये 4 सूत्र जो भैया बताए हैं, इसे तो सबसे पहले आज जितने भी लोग हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं इस प्रशिक्षण में, लगभग 137 लोग, ये चारों जो सूत्र है उसको एकदम गांठ बांध लें, जीवन में कभी न छूटने पाए। यही वो 4 सूत्र है जिससे हम चमकदार बनेंगे, हीरे की तरह, सोने की तरह हम चमकदार बनेंगे। वो 4 सूत्र है। हमें मालूम है कि इस 4 सूत्र के पालन करने में पूरा जीवन निकल जाता है, पूरा जीवन निकल जाएगा। ऐसा होता है कि पूरा जीवन भर भी हम ये प्रयास करेंगे तो पर भी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हम सबको मालूम है, आप सभी लोग करते होंगे, आज साधना किए, उसके बाद कल कोई अर्जेंट काम आ गया, हम चले गए, एक भी माला जाप नहीं हो पाया। सोचते हैं परसों कर लेंगे, परसों भी कोई काम आ जाता है, नहीं हो पाता। ऐसे कई दिन हमारा नींद चला जाता है। हाँ बोलिए। तो इसको हम एक रूटीन में करके चले। मान लीजिए सुबह नहीं हो पाया तो शाम को कर लें, दोपहर को कर ले, है ना। यहाँ तक भी छूट दिया गया है। मान लीजिए आप अपना ऑफिस जा रहे हैं और सुबह जल्दी जल्दी में आपने नहीं कर पाया अपनी उपासना, तो बराबर आप गाड़ी चलाते चलाते, ट्रेन में सफर करते करते, बस में सफर करते करते भी आप गायत्री मंत्र जपते जपते जाएं। बहुत शानदार फार्मूला हमको ऊपर उठने के लिए, हमको ऊपर उठाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है। और जब आप मीटिंग लेने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले इस 4 बातों को ही सबके पास आपको रखना है, और सबको यही बात बोलना है कि 4 जो बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, इन चारों बातों को गांठ बांध करके रख लें और कभी आपका गांठ न छूटे। मेरा पूरा विश्वास है कि जो भी परिजन इन चारों बातों का पालन जीवन भर करेंगे, वो गायत्री पावर से कभी अलग नहीं होंगे, कहीं भटकेंगे नहीं, मिशन पर ही रहेंगे और परम पूज्य गुरुदेव के बहुत नजदीक रहेंगे, बहुत करीब रहेंगे। ये बहुत शानदार फार्मूला है भाइयों बहनों। परम पूज्य गुरुदेव ने उनका एक पुस्तक मैंने पढ़ा। पुस्तक का नाम है समग्र क्रांति हेतु युवाओं की तैयारी। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। पुस्तक में ढूंढ रहा था, मेरे पास था, पुस्तक नहीं मिला। समग्र क्रांति हेतु युवाओं की तैयारी, ये पुस्तक है। इस पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 16 में परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि युवा जोड़ो आंदोलन, या इस मिशन से जब आप युवाओं को जोड़ते हैं तो वो जो आंदोलन है, वो जो कार्य है, वो अश्वमेध महायज्ञ के बराबर है। ये उस पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 16 पर लिखा हुआ है।
अब सोच करके देखिए, आप कोई ना कोई क्रांति को लेकर के जब जाते हैं, तो उसमें जब युवा युवा आते हैं और युवा जो है आपसे प्रभावित होकर किस मिशन से जुड़ जाता है, तो आपने कितना बड़ा पुरुषार्थ किया। मतलब आपको अश्वमेध महायज्ञ के का पुण्य मिलेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, परम पूज्य गुरुदेव ने उल्लेख किया इसका। पुस्तक का नाम है, मैंने क्या बताया, समग्र क्रांति हेतु युवाओं की तैयारी, ये पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 16 में आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। भाई बहनों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सतसूत्री कार्यक्रम परम पूज्य गुरुदेव ने चलाया। सतसूत्री कार्यक्रम, इस 100 सूत्री कार्यक्रम शायद आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, जाना होगा, देखे होंगे। उसका भी बुक है और इस बुक को भी परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है। ये देखिए मेरे हाथ में है ये बुक, सूत्री कार्यक्रम का 100 सूत्र है। काम करने के लिए इतना विशाल काम हमारे पास पड़ा हुआ है। इस 100 सूत्री जो कार्यक्रम है उसको 7 भागों में बांटा, जिसको हम सप्त क्रांति आंदोलन के नाम से जानते हैं। सप्त क्रांति आंदोलन, ये सप्त क्रांति आंदोलन क्या क्या है? इसमें आता है पहला साधना, जिसको अभी आप लोगों ने साधना के बारे में भी जाना। दूसरा है शिक्षा, तीसरा है स्वास्थ्य, चौथा है पर्यावरण, पांचवा है स्वावलंबन, छठवां है नारी जागरण और सातवां है व्यसन मुक्ति कुरीति उन्मूलन। साधना आंदोलन अपने अपने जगह पर बहुत अच्छा चल रहा है और हर व्यक्ति जो है इससे जुड़ा हुआ है। शिक्षा आंदोलन के अंतर्गत अभी चर्चा होगी, जिसमें बाल संस्कार शाला बहुत अच्छा से चल रहा है और इसको और ज्यादा आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तीसरा है स्वास्थ्य आंदोलन, जो एकदम ज्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन कुछ जगहों पर चल रहा है। और चौथा है पर्यावरण आंदोलन, जिस पर भी बहुत अच्छा काम चल रहा है गायत्री परिवार के द्वारा। पांचवा है स्वावलंबन, स्वावलंबन के लिए भी अलग अलग भाई बहन जो है अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग अपने हिसाब से कर रहे हैं। और छठवां महत्वपूर्ण जो आंदोलन है वो है नारी जागरण। और सातवां हमारा आंदोलन है व्यसन मुक्ति कुरीति उन्मूलन, जिसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो ये 7 आंदोलन है, सातों आंदोलन पर काम चल रहा है। अभी आपने देखा होगा इस बात को गुप्ता भैया पहले ही बताए, पिछले बार जो क्रांति हुई थी छत्तीसगढ़ में, पिछले बार जो छत्तीसगढ़ में जो क्रांति हुई थी, ब्लॉक ब्लॉक में जो मीटिंग का जो दौर चला, मीटिंग का वो मीटिंग का जो दौर चला, लगभग 146 ब्लॉकों तक हम पहुंचे थे। ब्लॉकों की संख्या 168 है टोटल, जिसमें 146 ब्लॉकों तक हम पहुंचे थे। अब बहुत कम समय में पहुंच गए। उस समय ऐसा नहीं सोचे थे कि इतना फास्ट गति से हम इतने सारे जगहों को नाप लेंगे, लेकिन आप लोगों की ताकत, आप लोगों की समर्पण, आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों की भक्ति, इस सब के कारण हम वहां तक पहुंच गए। कुछ जो जगह हैं जहां पर हम नहीं पहुंच पाए, कुछ तो हमारा नक्सलाइट बेल्ट है, कुछ जगहों पर हमारे कार्यकर्ता नहीं है, उसकी वजह से हम वहां पर नहीं पहुंच पाए। परंतु अब ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि जहां पर हमारे 10 भी परिजन है, 5 भी परिजन है कोई ब्लॉक में, उस ब्लॉक में हम 5 या 10 लोगों के साथ ही बैठे, चर्चा करें। क्योंकि पिछले बार जब ये क्रांति हुई, ब्लॉक स्तरीय गोष्ठी का जो दौर चला, उसका रिजल्ट इतना गजब हुआ कि आपके सामने है। पिछले बार जो 3 तारीख को जो वहां पर कार्यशाला हुआ था रायपुर में, बैठने के लिए जगह नहीं था। अभी भी जो नारी जागरण कार्यशाला हुआ हर जिला में, उसके लिए लगभग 25 टोलियां बनी थी। अभी हम लोगों ने बहुत इसमें मेहनत किए थे, कुंती दीदी के साथ मिलकर के बहुत मेहनत किए थे इसमें, और टोटल 25 टोलियां बनी। सभी टोलियां बहुत सशक्त टोलियां बनी। और पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे 28 जिला है, लेकिन हमारे बहनों ने 29 जगह पर कार्यक्रम किए, 29 जगहों पर। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहा। और इसकी पूर्णाहुति हम लोगों ने जो किया रायपुर में, आप सब लोगों ने देखा, लगभग 600 से ऊपर बहनों ने अपनी भागीदारी की। अभूतपूर्व कार्यक्रम था ये। माने नारी जागरण कार्यशाला जो है एकदम चरम सीमा पर है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो घोषणा किया था 21वीं सदी नारी सदी, और वो एकदम से कहा जाए दृष्टिगोचर हो रहा है। अब ये सिर्फ नारा नहीं रह गया, ये एक्चुअल में अमल में होने लगा है। अब पूरा सभी जिला में हमने देखा कि शानदार कार्यक्रम हुआ और सभी बहनों में उत्साह आया। कई बहनें जो है पहली बार टोली में निकले, पहली बार उभर करके आई युवा बहनें। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब इतना अच्छा जब कार्यक्रम हुआ, ये तो जिला स्तर पर हुआ, अब हमको ब्लॉक स्तर पर भी करना है, अपने आप को पहचानना है
कि हम वास्तव में है कौन, नारी है कौन, इसका ज्ञान हम सबको कराना है। अभी जो जो बातें यहाँ पर बोला जा रहा है इसका पूरा आपको पीडीएफ मिलेगा और उस पीडीएफ के आधार पर आप तैयारी करेंगे और उसी तैयारी को लेकर के आप ब्लॉकों में जाएंगे। कहा गया है कार्येषु मंत्री करणेषु दासी भोज्येषु माता रमणेषु रंभा धर्मानुकूला क्षम्या धरित्री भार्या च षड गणवती च दुर्लभा। कहते हैं कि जब कार्य करते हैं राजा जब कार्य करते हैं तो राजा का जो सलाहकार होता है वो मंत्री होता है। आज हालांकि अब आज के राजतंत्र में उल्टा हो गया है ना। अब मंत्री जो है वो राजा बन गया है और जो अधिकारी हैं वो वहां पर मंत्री का रोल कर रहे हैं, है ना। तो उसका जो बेस्ट सलाहकार होता है किसी भी राजा का, वो बेस्ट सलाहकार उसका मंत्री होता है। कर्णेषु दासी, वैसे ही सेवा करने के मामला में सबसे बेस्ट सेवा कौन करती है? दासी, जिसके बारे में आप लोगों ने विद्यालय में पढ़ा होगा। पन्नाधाय के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, है ना। पन्नाधाय एक दासी थी, लेकिन सेवा और समर्पण ने आज उसके नाम उसके कारण उनका नाम जो है इतिहास के पन्नों पर अमर हो गया। वैसे ही कहा गया है भोजन कराने में माता के समान कोई दूसरा नहीं हो सकता। यदि कोई आपसे कोई पूछे कि सबसे बढ़िया खाना कौन बनाती है, तो आप क्या बोलेंगे? मेरी माँ बनाती है ना। कोई यदि आपसे पूछे, मैं तो स्कूल में बच्चों से पूछता, बच्चों बताओ सबसे बढ़िया खाना कौन बनाती है, तो बच्चे बोलते हैं मेरी माँ। नहीं, मेरी माँ बनाती है। अच्छा, है ना। तो खाना बनाने में सबसे बढ़िया कौन है? माँ, वो भी नारी ही है ना। और आनंद भोग के लिए रंभा के समान कोई सरल नहीं है, बोलते हैं रंभा के। और धर्म और क्षमा को धारण करने में पृथ्वी के समान कोई माता नहीं। उसी प्रकार से ये जो 6 गुण हैं, ये एक्चुअल में ये स्त्री का गुण है, एक महिला का गुण है। इस गुणों का एहसास हमको बहनों को क्षेत्रों में जाकर के कराना है। अब जब ये जिला स्तरीय मीटिंग हो गया, सभी लोगों ने, आपने देखा, कार्यशाला हो गया, अब हमको क्षेत्रों में जाकर के इसका अनुयाज करना है। क्षेत्र में जाके अनुयाज करना है। अभी जो ब्लॉक स्तरीय जो गोष्ठी होगा, इस गोष्ठी में सिर्फ चर्चाएं होगी। इसके बाद में ब्लॉक स्तरीय गोष्ठी के लिए हमारा फिर से कार्यशाला संपन्न होगा। उसके लिए एक मनोभूमि हमको इस ब्लॉक स्तरीय गोष्ठी में बनाना है, क्योंकि इस गोष्ठी में बहनें भी रहेंगे और भाई भी रहेंगे। भाइयों का रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहनों के कार्यक्रम में भाई का सहयोग रहेगा। और मैं तो सभी बहनों को भी, सभी भाइयों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस समय जो कार्यशाला हुआ उसमें बहनों को आगे बढ़ाने में भाइयों का बड़ा योगदान रहा। इसलिए भाइयों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है ऐसे शानदार कार्यक्रम में। अब हम ब्लॉकों तक पहुंचेंगे, ब्लॉक के बाद इकाइयों तक पहुंचेंगे, प्रज्ञा मंडल तक पहुंचेंगे। मतलब हर एक प्रज्ञा मंडल की बहनें, इकाई के बहनें, ब्लॉक के बहनें, जिला के बहनें, पूरा सब के सब जो है एकदम सक्रिय हो जाए। क्योंकि नारी जागरण कार्यशाला ही पूरे सभी जो 7 सूत्री जो कार्यक्रम, जो 100 सूत्र गुरुदेव ने दिया है, या युग निर्माण योजना है यदि हम कहा जाए, उसकी धुरी है नारी जागरण जो है। इसलिए इसको बहुत ही गंभीरता से हमको लेना पड़ेगा। इसके लिए अभी जब आप ब्लॉक स्तरीय गोष्ठी में जाएंगे, तो ब्लॉक स्तरीय गोष्ठी में जाने के बाद में, क्योंकि आपके ब्लॉक के भाई बहन लोग आए रहेंगे, उन सबको बोलिएगा कि सबसे पहले जहां से अपना जो इकाई होता है, 10 गांव का, 11 गांव का, 12 गांव का इकाई बना है, उन इकाइयों के अंतर्गत प्रज्ञा मंडल आता है हमारा। प्रज्ञा मंडल, युवा मंडल, महिला मंडल, ना। तो जहां जहां पर महिला मंडल का गठन नहीं हुआ होगा, वहां पर महिला मंडल का गठन करने के लिए निवेदन करिएगा। प्रत्येक प्रज्ञा मंडल में, प्रज्ञापीठ है हमारा, जो प्रज्ञा मंडल है, प्रज्ञा मंडल महिला मंडल ही बनना चाहिए, युवा मंडल ही बनना चाहिए, और तीनों का एक समन्वित स्वरूप होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे निवेदन करेंगे कि जहां जहां पर महिला मंडल नहीं बना है, वहां पर महिला मंडल बना दें। इसके लिए हमारे बालोद जिला बहुत सक्रिय है, और बालोद जिला में बिल्कुल आपको प्रत्येक मंडल पे आपको महिला मंडल मिलेंगे, युवा मंडल मिलेंगे, है ना। सभी प्रकार के मंडल यहाँ पर स्थापित है। ऐसे बहुत जगह गरियाबंद में भी आपको मिलेंगे। गरियाबंद में महिला मंडल, युवा मंडल, प्रज्ञा मंडल आपको गरियाबंद जिले में भी मिलेंगे, है ना। तो ये दोनों जो जिला है बहुत ही सक्रिय है इस मामले में, और बहुत सारे जिला हैं
लेकिन ये दोनों जिला बहुत सक्रिय इस मामले में। तो ऐसे हमको क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक स्तरीय मीटिंग में जाएंगे, सबसे पहली प्राथमिकता देना है आपको महिला मंडल का गठन करना। फिर वो महिलाएं जो बनेंगी, गठन होकर के चुन करके आएंगे, वो सक्रिय कैसे बने, उसके लिए फिर चिंतन करना है। और महिला मंडल जब गठन करेंगे तो उससे निवेदन करेंगे कि कम से कम साप्ताहिक गोष्ठी करे, किसी घर में दीप यज्ञ के माध्यम से संगठित हो, उनको सिखाएं दीप यज्ञ करना, कैसे दीप यज्ञ किया जाता है, भाई लोग उनकी मदद करें, है ना, एक बार करके दिखा दे, देखो ऐसा ऐसा किया जाता है। फिर धीरे धीरे वो लोग भी आते जाएंगे, है ना, क्योंकि एक महिला का दूसरे महिला से बहुत अच्छा संबंध होता है, परिवार से बहुत अच्छा संबंध होता है। तो दीप यज्ञ के माध्यम से भी बहुत शानदार काम धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ा जा सकता है। और किसी के घर में संस्कार है, गर्भ संस्कार ही जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए, नामकरण संस्कार है और विद्यारंभ संस्कार है, बहुत सारे जो संस्कार है, वो संस्कारों को भी बढ़िया से बहनें जो है करा सकती हैं। अभी तो देखने को मिलता है कि बहुत सारे जगह पर अभी जब से जिला स्तरीय कार्यशाला हुआ है, बहनें इतने सक्रिय हो गए, इतने सक्रिय हो गए हैं, पूरे ग्रुप में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ, यहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ, पूरा बहनों का ही मैसेज आते रहता है। तो वास्तव में एक क्रांति तो हुई है, जबरदस्त क्रांति हुई है। इस क्रांति की मसाल को, इस क्रांति की ज्वाला को अब जन जन तक लेकर के जाना है, ब्लॉकों तक, इकाइयों तक, प्रज्ञा मंडल तक लेकर के जाना है। तो इसमें जब आप एक गोष्ठी लेने के लिए जाएंगे तो कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में आप चर्चा करेंगे, और ये पॉइंट आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। इसमें गोष्ठी का स्वरूप क्या होगा, इसमें गोष्ठी में सम्मिलित सभी बहनों का अभिनंदन आदि कर सहज वार्तालाप करें, घर परिवार का शुभ संदेश पूछें। तो इसमें जब आप अन्याज के लिए जाएंगे तो उसमें एकदम से अपने टॉपिक में नहीं आएंगे कोई, सबसे पहले उनका घर का, परिवार का हालचाल पूछें, है ना, उसके बाद फिर अपनी चर्चा आरंभ करें, उनका स्वागत करें तिलक लगा करके। ये परंपरा तो हमारे यहाँ गायत्री पर्व में चलता ही है ना। उसके बाद जिन कार्यों को करने का संकल्प उन्होंने लिया है उसकी समीक्षा करें। जैसे अभी जिला स्तरीय गोष्ठी हुआ, जिला स्तरीय गोष्ठी होने के बाद में सभी बहनों ने कुछ न कुछ संकल्प लिए हैं, तो वो जो संकल्प लेकर के गए हैं कार्यशाला से, जिला स्तरीय कार्यशाला से, उस संकल्प पर वो कहाँ तक खरे उतरे हैं उसकी समीक्षा करना है। क्योंकि सबने भी संकल्प लेकर के गए हैं जिला स्तरीय कार्यशाला से, वो क्या क्या संकल्प लिए हैं उसको पूछना है। संकल्प लिए हैं, वो संकल्प पर क्या कुछ काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, हो रहा है तो उनको बढ़िया आपको बधाई देना है, बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं करके। नहीं हुआ है तो उसकी समीक्षा करना है, क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ पर अटके हुए हैं, है ना, उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करना है। तीसरा है आगामी कार्यों की जानकारी लेना है। आगे आपका आगे आप कैसा काम करना चाह रहे हैं उसकी भी जानकारी उनसे लेना है। उसके बाद उनका उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें हर संभव सहायता देने का विश्वास उनको दिलाना है। आप बिल्कुल आगे बढ़िए, जो भी सहयोग लगेगा हम आपको सहयोग करेंगे, जिला से सहयोग करेंगे, ब्लॉक से सहयोग करेंगे, है ना, भाई लोग भी उनको आश्वस्त करें, बहनें भी आश्वस्त करें। तो इस तरह से उनको आश्वासन देना है। और हर 15 दिन में एक गोष्ठी अवश्य होनी चाहिए, है ना, इसके लिए भी बोलेंगे 15 दिन में या सप्ताह में, जैसा वो लोग अपने हिसाब से बताएंगे। तो इस तरह से ये अनुयाज का क्रम चलेगा। ये कई बार क्या रहता है, हमने कोई कार्यक्रम तो किया लेकिन कार्यक्रम करने के बाद अनुयाज नहीं कर पाते, और जब हम अनुयाज नहीं कर पाते ना तो धीरे धीरे सब ठंडा पड़ जाते हैं। अभी जिन जिन जिलों में कार्यक्रम हुआ है वहां पर अनुयाज का कार्यक्रम करना अति आवश्यक है, अनुयाज का कार्यक्रम करना अति आवश्यक। तो ये जो ब्लॉक स्तरीय गोष्ठी भी 18 और 19 तारीख को जो होने वाली है, इसमें इन विषयों पर चर्चा करें। साथ ही उसमें ये भी बताएं कि आने वाला समय में बहुत जल्द ही ब्लॉक स्तर पर महिलाओं की पुनः कार्यशाला आयोजित होगी। जैसे कार्यशाला जिला स्तर पर हुआ जिसमें एक जोरदार क्रांति हुई, वैसे ही कार्यशाला ब्लॉक स्तर पर भी होंगी। इसके लिए भी ज्यादा से ज्यादा बहनों की टोली चाहिए क्योंकि ब्लॉक ज्यादा है। मैंने जैसे बताया ना, अभी तक हमारे पास में कितना ब्लॉक है, अभी 168 ब्लॉक। तो 168 ब्लॉक में मीटिंग लेने के लिए बहनों को जाना है, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा टोली लगेगा। जैसे अभी जो बहनें जो है जिला स्तर पर गए 4 लोग 5 लोग, उसमें से पता चलता है कि 2 बहनें जो है बहुत स्ट्रांग है काम करने के मामला में मिशन के, तो उसका हम 2 टोली बना देंगे अलग अलग, ताकि वो 2 जगह पर चले जाएं। ऐसा करके अपने को ज्यादा से ज्यादा टोली ब्लॉक स्तर के लिए भी बनाना है। और जैसे पिछले बार आप लोगों ने जिला स्तर के लिए स्तरीय कार्यशाला के लिए मेहनत किए थे, वैसे ब्लॉक स्तर पर भी बहनों को लाने के लिए मेहनत करेंगे। तो जो बहनें जब कार्यशाला में आएंगे वो एक्टिव होकर के जाएंगे, बहुत ज्यादा एक्टिव होकर के जाएंगे, और देखते देखते बहुत शानदार हमारा मिशन आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, जिसकी कल्पना परम पूज्य गुरुदेव को थी। उन्होंने जो विश्वास आप सबके ऊपर किए हैं, उस विश्वास पर हम खरे उतरेंगे, आगे बढ़ेंगे,
क्योंकि इस मिशन की युग निर्माण योजना की जो धुरी है वो नारी शक्ति है। इसलिए हम सबको मिलजुल करके काम करना है। और ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे नारी जागरण जो कार्यशाला आपके जिला में या ब्लॉक में हुआ या होगा अभी ब्लॉकों में, उस ब्लॉकों में जो कार्यशाला होगा उसको आप अगले साल वार्षिकोत्सव के रूप में भी मना सकते हैं कि देखो इस तारीख को हमारे यहाँ कार्यशाला हुआ था जिसमें बहनें जो बड़ा उत्साहित हुए, चलो इस कार्यशाला का वार्षिकोत्सव मनाते हैं, चलो बहनों का कुछ खेल रख देते हैं, है ना, कोई कुर्सी दौड़ रख दिए, कोई रस्सा खींच रख दिए, कोई ना कोई छोटा छोटा खेल ऐसा भी कर सकते, कोई प्रतियोगिता कर सकते हैं। मैंने कुल मिलाकर के बहनों को उसमें इन्वॉल्व करके रखना है, गतिविधियों में इन्वॉल्व करके रखना है। तो ऐसा एक समग्र कार्य हम कर सकते हैं। तो इस तरह से क्योंकि ये भी जो ब्लॉक स्तरीय मीटिंग में जब जाएंगे तो ये अपना चर्चा का विषय रहेगा, चर्चा का विषय रहेगा कि अनुयाज की प्रक्रिया कैसे करना है और ब्लॉक स्तरीय मीटिंग का आयोजन कैसे करना है आने वाले समय में। ये सब एक चर्चा का विषय रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा कि कैसे कैसे आपको बात करना है। तो ठीक है, तो बस इतनी सी चर्चा का विषय रहा है। इतनी सी बात करने से कोई लंबा चौड़ा बहुत बड़ी बात नहीं करना है, क्योंकि अभी ये जिला स्तरीय जो गोष्ठी हुआ उसमें बहुत सारी बातें हो चुकी है ना। तो अब आगे जो ब्लॉक स्तरीय जो गोष्ठी होगी उसी की रूपरेखा आपको रखनी है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आगे के लिए मैं भैया से निवेदन करूंगा, गुप्ता भैया से, कि आगे की बात आप रखेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही भैया? आवाज नहीं आ रही आवाज। हेलो, हाँ आया। हाँ ठीक, अनम्यूट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, आपने विस्तार से नारी जागरण के जो रूपरेखा उसकी जानकारी आपने दिया कि भविष्य में और क्या करना है, और साथ ही उसके अनुयाज के बारे में भी जानकारी दिया। वास्तव में किसी भी कार्यक्रम के जो 3 चरण होते हैं, तीनों चरणों को यदि हम पूरा करते हैं तभी हमको सफलता मिलती है और उद्देश्य की पूर्ति होती है। पहला तो होता है प्रयाज, जो कार्यक्रम के पूर्व जो तैयारी होती है ना उसको प्रयाज बोलते हैं। दूसरा होता है याज, जिस समय कार्यक्रम चलता है उस समय उस पीरियड को बोलते हैं याज। और तीसरा होता है अनुयाज, यानी कार्यक्रम के पश्चात जो काम करने के लिए कटिबद्ध होते हैं। तो कार्यक्रम के बाद जो अपने को करना होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसी को अनुयाज कहते हैं। और हम लोग चूक यहीं पे करते हैं, प्रयाज और याज तो खूब जोर शोर से करते हैं, लेकिन अनुयाज के मामले में फीके पड़ जाते हैं, जिसके कारण से हमको उस जिस उद्देश्य से काम करते हैं वो उद्देश्य में सफलता हासिल, अपेक्षित सफलता हासिल नहीं हो पाती है। तो इसलिए अनुयाज को हमको ध्यान में रखना है। अब इसके पश्चात थोड़ी सी चर्चा अपने को बाल संस्कार शाला के ऊपर भी करनी है। वहाँ तीसरा विषय हमारा आज का है, समय हो रहा है लेकिन थोड़ी सी जानकारी हल्की, वैसे आप सभी कोई जानते हैं, सब जुड़े हुए हैं। बाल संस्कार शाला भी बहुत सारे जिलों में चल रहे हैं, हमारे भाई बहन लोग चला रहे हैं। तो बाल संस्कार शाला की आवश्यकता और उसके महत्व के ऊपर प्रकाश डालना है थोड़ा भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में, गोष्ठी लेने के लिए जब जाएंगे उस समय, और प्रेरित करना है कि बाल संस्कार शाला हर प्रज्ञापीठ में, हर गांव में, हर मोहल्ले में खोलने का हमारा प्रयास हो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है। हमारा एक आंदोलन है शिक्षा आंदोलन। शिक्षा आंदोलन का बेस यही है, बाल संस्कार शाला। शिक्षा के लिए बहुत 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 बड़े बड़े विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, बहुत सारे तंत्र हैं हमारे शासकीय रूप से, लेकिन जो रूट, जो मूल जो है वही कमजोर है। तो हमारा वो शिक्षा जो है वो बड़े-बड़े जो विद्यालय, महाविद्यालय, ये जो है वो सिर्फ आजीविका का साधन मात्र बनता चला जा रहा है और बन गया है, बनता चला जा रहा है कि वही दृष्टि से ही शिक्षा प्राप्त करते हैं कि कमाओ खाओ हम बन जाए। लेकिन वास्तव में शिक्षा के साथ-साथ विद्या की आवश्यकता होती है, जो जीवन को संपूर्ण बनाती है। विद्या हमारे जीवन को सही दिशा में चलाती है और सुख शांति प्रदान करती है। आपने वो श्लोक पढ़ा होगा, विद्या ददाति विनयम विनयाद् याति पात्रताम पात्रता धनाप्नोति धनः धर्मः ततः सुखम। शुरुआत कहाँ होती है? विद्या से होती है, शिक्षा से नहीं होती है। शिक्षा से सुख शांति नहीं मिलती है, शिक्षा से आजीविका मिलता है, लेकिन विद्या से हमको सुख शांति मिलती है ना? तो हमको विद्या कहाँ से प्राप्त? विद्या अर्थात जीवन जीने की कला, हम कैसे जिएं,
बहुत एक उदाहरण हमको नवभारत टाइम्स में हमने पढ़ा था कि एक डीआईजी अफसर न जाने कितना मेहनत करने के पश्चात वो पोस्ट मिलता है। डीआईजी बनने के बाद उसको शासन का गाड़ी, बंगला सब कुछ प्राप्त था। भौतिक सुख-सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसको ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या कितना तनाव में आ गया व्यक्ति कि अपने ही बाथरूम में जाकर के अपनी कनपटी पर गोली मार कर के आत्महत्या की। क्यों हुआ ऐसा? शिक्षा की कमी थी क्या? शिक्षा तो बहुत प्राप्त किया था, शिक्षा पद के बदौलत उन्हें उसने पद प्राप्त किया था, सारा भौतिक सुख-सुविधा प्राप्त किया था। लेकिन विद्या की कमी थी, जीवन जीने की कला उसको नहीं मालूम, जिसके कारण से वो जीवन से हार गया और एक कदम उठा बैठा। तो मित्रों, सुख शांति जो मिलती है विद्या से होती है और इसकी शुरुआत जो है हमको बाल संस्कार शाला से करनी। और यहीं से संस्कारवान बच्चे जब निकलेंगे तो हमारे पूरे समाज को, परिवार और समाज को सुख शांति प्रदान करेंगे। तो निश्चित रूप से पाठशालाओं की कमी नहीं है, लेकिन बाल संस्कार शाला चलाने की इसीलिए आवश्यकता है कि इसी चीज़ की कमी है। पाठशालाओं में तो भाषा, गणित, भूगोल, विज्ञान की शिक्षा दी जाती है, लेकिन नैतिक शिक्षा का ज्ञान, कर्तव्य का ज्ञान, ये जो है विद्या का ज्ञान, ये हमको स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। इसको हमारे सिलेबस से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि लाड़ में काले की शिक्षा पद्धति चल रही है ना। हमारी गुरुकुल शिक्षा जो प्रणाली थी वो तो खत्म कर दिया गया उसको अंग्रेजों के द्वारा और विदेशियों के द्वारा, क्योंकि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ही वो मेरुदंड था जिसके बदौलत हमारा देश जो था वो विश्व का जगत गुरु था, ज्ञान के क्षेत्र में जगत गुरु था और वैभव के क्षेत्र में क्या था, सोने की चिड़िया बोलते थे, है ना? तो ये इसी कारण था और वो बेस को खत्म कर दिया गया जिसके कारण से आज हमारी स्थिति यहाँ तक आ पहुँची है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि बाल संस्कार शाला चलाने की नितांत आवश्यकता है और ये बाल संस्कार शाला में जो जितने शब्द हैं उसका विश्लेषण किया गया है। बा मतलब बालकों को, ल मतलब लक्ष्य भेदी बनाना, स में अम की मात्रा सम मतलब संस्कारवान बनाना, आधा स स्वावलंबी बनाना और का मतलब कार्यकुशल बनाना, र मतलब रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि पैदा करना उनके अंदर और सा मतलब शालीन बनाना और ला मतलब लाख मनकों में चमकने वाला एक अलग हीरा के रूप में उनको डेवलप करना, विकसित करना। तो ये बाल संस्कार शाला का महत्व है। बाल संस्कार शाला के माध्यम से बच्चों को इन सारी चीज़ों को उपलब्ध कराया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, ताकि वो बच्चा जो आगे जब बढ़ कर के जब डॉक्टर बनेगा, तो एक सेवाभावी डॉक्टर बनेगा। उसकी नज़र पैसा कमाने में नहीं होगी, उसकी नज़र होगी रोगी की जान बचाने में, दूसरों की सहायता करने में, गरीबों की सहायता करने में उसकी उसकी नज़र होगी। अगर कोई इंजीनियर बन गया, तो इंजीनियर बनने के पश्चात उसको पैसा खा करके और कोई भी काम चलाऊ बिल्डिंग या पुल बनाने पे उसकी नज़र नहीं रहेगा। वो देश की सेवा करेगा, समाज की सेवा करेगा और सबके हित का ध्यान रखते हुए काम करेगा। तो इस प्रकार से ये बाल संस्कार शाला का विशेष महत्व है, जैसा पूज्य गुरुदेव ने बताया है। मैंने आपको बताया ना कि ये हमको मात्र निमित्त बनना है। मैं जानता हूँ हम लोग भी अपने क्षेत्रों में काम करते हैं, तो ये बड़ी परेशानी होती है बच्चों को इकट्ठा करना, फिर लंबे समय तक उनको हर हफ्ते 1-1 घंटे का समय देकर के उनको चलाना, लगातार नियमित रूप से चलाना, ये बड़ा कठिन काम है। लेकिन अगर विधिवत हम एक कार्य को करें, जैसा कि बाल संस्कार शाला पतली मार्गदर्शिका बुक है ना, उसके अनुसार यदि हम काम करें, बाल संस्कार शाला चलाएँ, तो नियमित रूप से हमारा बाल संस्कार शाला बहुत ही आसानी से चल सकता है। नहीं तो क्या होता है, बाल संस्कार शाला के जब खुलता है, उस समय बच्चों की संख्या पर्याप्त रहती है। लेकिन धीरे-धीरे संख्या इतनी कम हो जाती है कि धीरे-धीरे वो संस्कार शाला बंद हो जाता है। क्यों बंद होता है? क्योंकि उसमें जो मार्गदर्शिका बुक में जो बातें बताई गई है, उन बातों का हम ठीक से पालन नहीं कर पाते। इसलिए और दूसरी चीज़ है हम स्वाध्याय नहीं कर पाते, प्रशिक्षण नहीं लिए रहते हैं, बिना प्रशिक्षण लिए बाल संस्कार शाला खोल लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, जानकारी का अभाव होने के कारण बच्चों को वही-वही बातें हर बार हम परोसेंगे, तो उनको भी मतलब उसी-उसी बात को सुन कर के बोर होने लगते हैं और बच्चों की संख्या कम हो जाती है। इसलिए नई-नई टेक्निक, नई-नई जानकारी उनको दें, हँसाने का, मनोरंजन का, सारा चीज़ उसमें समावेश रहता है। संपूर्ण सर्वांगीण विकास का जो क्रम है,
उसमें वो सिलेबस में बनाया गया, जिसके अनुसार प्रशिक्षण लेकर के अगर हम बाल संस्कार शाला चलाते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारा वो होता है, सफल होता है। बाल संस्कार शाला क्यों? इसलिए कि आज बच्चों को आप देखिए, बच्चे जब बड़े होते हैं, तो आज की स्थिति में देखिए, आज कौन से माँ-बाप ऐसे नहीं जो अपने बच्चों से परेशान ना हो। कौन से मतलब अधिकांश माँ-बाप ऐसे हैं जहाँ पर देखेंगे हर माँ-बाप अपने बच्चे से परेशान है और सिर पकड़ कर के बैठ जाते हैं कि कोई तो आए मेरे बच्चे को समझा दे। इतने उद्दंड, इतने शालीनता से कोसों दूर अव्यावहारिक क्यों? क्योंकि यही संस्कार की कमी है। संस्कार यदि बच्चों को दिया जाए और मिले, तो निश्चित रूप से वो बालक जो है, सब माता-पिता की सेवा करने वाला, गुरु की सेवा करने वाला आज्ञाकारी ये बन सकता है और समाज की सेवा करने में प्रवृत्त हो सकता है। और बच्चों को संस्कार मिलने के जो जितने भी माध्यम हैं आज फ्लॉप हैं। मुख्य रूप से कितने माध्यम होते हैं? 3 माध्यम होते हैं। पहला तो होता है परिवार। परिवार होता है, बाल बच्चों को संस्कार देने का पहला माध्यम क्या होता है? परिवार। परिवार का रहन-सहन जैसा होता है, बच्चे वैसे ही ढलते हैं। परिवार आज देखिए परिवार का रहन-सहन कैसा है? कैसा उनका खान-पान है, पूरा अध्यात्म और पाश्चात्य संस्कृति से भरा हुआ, सब कोई अपनाए बैठे हैं। कहाँ से मिलेगा बच्चों को संस्कार? उसमें भी परिवार में भी माँ का स्थान सर्वोपरि होता है। पहले माँ कैसी होती थी? सीता, कौशल्या, अनसुईया, ये हमारी माँ के आदर्श होते थे। लेकिन आज की माँएँ ऐसी नहीं हैं। तो जब आज की माँ जो है फ़िल्मी एक्टर्स को अपना आदर्श मानेगी, तो उनके बच्चे संस्कारवान कैसे बनेंगे? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परिवार में जो संस्कार बच्चों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरा माध्यम है बच्चों को संस्कार देने के, वो है पाठशाला, स्कूलों में। माने पहले जब बच्चों को भेजते थे, गुरुकुल में भेजते थे, अब वो स्थान पाठशाला ले लिया है। तो गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी, आज पाठशाला में कहाँ दी जाती है? वही भाषा, गणित, भूगोल, विज्ञान बस यहीं तक सीमित है, कमाओ-खाओ शिक्षा पद्धति, लाड़ में काले की। तो जो संस्कार वहाँ जो नैतिकता का ज्ञान, जो संस्कार पाठशाला में मिलता था, वो भी आज फ्लॉप है, क्योंकि लाड़ में काले की शिक्षा पद्धति के अनुसार पाठशाला चल रहा है। और तीसरा जो होता है, वो होता है गुरु। गुरुओं के आदर्श जो जो गुरु गुरु क्या होते हैं? एक साँचे की तरह होते हैं। जैसे गुरु होते हैं वैसे उसी साँचे में उनके शिष्य, उनके बच्चे जो है, पढ़ाए हुए बच्चे जो है, वो ढलते चले जाते हैं। आज के गुरुओं को देखिए, पहले के गुरु होते थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु, समर्थ गुरु रामदास जैसे गुरु होते थे, चाणक्य जैसे गुरु होते थे। ऐसे गुरु जो है अपने शिष्यों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। दासीपुत्र को सम्राट बना करके, योद्धा बना करके रख दिए। लेकिन आज देखिए ऐसे गुरु कहाँ हैं? गुरु ही खुद दिशा विहीन है, तो बच्चों को क्या संस्कार देंगे? शिष्यों को क्या संस्कार देंगे? तो अब हम देखते हैं कि तीनों माध्यम हमारा फ्लॉप है, जहाँ से बच्चों को संस्कार मिलना चाहिए, नहीं मिल पा रहा है, तो बच्चे संस्कारवान बनेंगे कैसे? इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने ये आश्वासन दिया है। ये आश्वासन दिया है परम पूज्य गुरुदेव ने कि आप मतलब निर्देश दिया है, आश्वासन के साथ-साथ निर्देश भी दिया है कि अ, हर प्रज्ञा मंडल में, हर प्रज्ञा पीठ में, हर गाँव में, हर शक्तिपीठ में बाल संस्कार शाला अवश्य रूप से चलनी चाहिए। बाल संस्कार शाला के संबंध में गुरुदेव ने की जो लेख हैं, उस लेख को सन 2005 हाँ, सन 2005 में अखंड ज्योति पत्रिका में पृष्ठ क्रमांक 56 में उन्होंने उनको प्रकाशित किया गया था, जिसमें गुरुदेव लिखते हैं, क्या कहते हैं? आज देश में सब कुछ है। आज देश में सब कुछ है लेकिन अच्छे निरे परखे व्यक्तित्वों की कमी है। आज के समय में न तो गांधी हैं, न तो सुभाष हैं, न तो विवेकानंद हैं। लेकिन आगे कहते हैं लेकिन चिंता की बात नहीं है। हम गढ़ेंगे। फिर आगे आश्वासन बहुत ही जबरदस्त बात बोलते हैं, हम गढ़ेंगे। क्या करना? हमको निर्देश देते हुए कहते हैं कि आप नई पीढ़ी के बच्चों को इकट्ठा करना, उनको अच्छी-अच्छी बातें बताना, बस इतना आपको करना है। दूसरा उसमें जान डालने को उनमें संस्कार भरने की ज़िम्मेदारी हम लेते हैं। स्थूल रूप में प्रयास करने की ज़िम्मेदारी तुम्हारी और सूक्ष्म रूप में परिवर्तन करने की ज़िम्मेदारी हमारी। ये गुरुदेव आश्वासन देते हुए कहते हैं। इसलिए हमको उनकी बातों को ध्यान में रखना है और
जितना संभव हो सके हर जगह बाल संस्कारशाला चलाने के लिए हमको कटिबद्ध होना है। ये बात हमको क्षेत्रों में, ब्लॉकों में जाकर के इस बात को बहुत ही गंभीरतापूर्वक बोलनी है। मेरा ये निवेदन था कि आप सभी इन सारी बातों को, और बहुत सारे उदाहरण होते हैं, इनका उदाहरण दे करके आप बाल संस्कारशाला की आवश्यकता महत्व को आप समझा सकते हैं। पुस्तिका है, उसमें आप पढ़ लेंगे, स्वाध्याय कर लीजिए, उसमें आपको बहुत सारा मैटर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये बाल संस्कारशाला के ऊपर थोड़ी सी चर्चा थी। अब थोड़ा सा समय 5 मिनट और लेंगे। ये 3 विषय हमारा आज का था, आज के प्रशिक्षण के क्रम में। पहला था व्यक्तित्व निर्माण के सूत्र, दूसरा नारी जागरण के संबंध में जानकारी देना, और तीसरा बाल संस्कारशाला की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में जानकारी देना, बताना और प्रेरित करना बाल संस्कारशाला अधिक से अधिक खोला जाए। तो ये 3 विषय था। अब इन विषयों के ऊपर अगर किसी को कोई प्रश्न करना हो, कुछ पूछना हो, तो आप 5 मिनट का समय हम देते हैं। किसी को जानकारी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ गुप्ता भैया, हाँ आवाज आ रही ना? हाँ हेलो, हाँ गुप्ता भैया, हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब आ रही होगी। हाँ, मैं ये बोल रहा था, जी। मगल लोड ब्लॉक में, धमतरी जिला का मगल लोड ब्लॉक है, जहां पर शासन के सहयोग से आज 60 शिक्षकों का, प्राथमिक शाला के 60 शिक्षकों का बाल संस्कार शाला का प्रशिक्षण आज हो रहा है। आदरणीय दीदी प्रशिक्षण देने के लिए गई है, और हमारे जी कुलदीप भाई भी प्रशिक्षण के लिए गए हुए हैं। ये हम सबके लिए बहुत अच्छा मैसेज है। ऐसे ही प्रयास सभी ब्लॉकों में किया जा सकता है। बिल्कुल करना चाहिए। अगर जो शिक्षा विभाग से खासकर जो जुड़े हुए हैं हमारे परिजन, उनको जो शिक्षा अधिकारी हैं, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, उनसे मिल करके और उनको मोटिवेट करके ये क्रम जो है सभी ब्लॉकों में यदि चल जाए तो मजा आ जाए। जानकारी मिला था हमको भी, निश्चित रूप से होना चाहिए, बहुत ही तारीफ के काबिल है, होना चाहिए। हाँ नेहा बहन क्या बोल रहे हैं? नेहा बहन हैंड रेस की है बहुत समय से। जी भैया जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। चंपेश्वर भैया जी बात संपन्न नहीं किए हैं पूरी। हाँ बोलिए। हाँ बोलो नेहा। हाँ बोलिए ना। जी प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। भैया एक जानकारी देनी थी आप सभी को कि जैसे भैया जी अभी आपने बोला ना कि बाल संस्कार शाला जो है, सॉरी जो